मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि माइनिंग फोरमैन और माइनिंग मेट का जो क्वेश्चन है कुछ हद तक सेम ही रहता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका सही आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हु शैल मेक द बायलॉज फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी? डायरेक्टर एग्जाम, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइनिंग, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस सवाल क्या पूछ रहा है कि जितना भी स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशंस होते हैं डीजीएमएस के अंदर, उस स्टैट्यूटरी एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए और जो सर्टिफिकेट ग्रांट होते हैं, वो सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए जो बायलॉ बनता है, वो बायलॉ को कौन फॉर्मेशन करता है? जो ऑप्शंस दिया गया है, डायरेक्टर एग्जाम, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें ज़्यादातर अगर हम सही इसको नहीं पढ़े होंगे तो सभी आंसर लग रहा है कि करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस मेटलफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस। जितना भी स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशंस होता है डीजीएमएस के अंदर और जो सर्टिफिकेट ग्रांट होता है, उसके लिए जो बायलॉ फॉर्मेशन होता है, वही बायलॉ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो बनाता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ वर्किंग आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय माइनिंग मेट डैश आवर बिफोर द वर्क स्टार्ट्स। यानी कि माइनिंग मेट का जो एरिया डिफाइन किया जाता है कि वो अपना शिफ्ट में कितना एरिया को कंट्रोल करेगा एक माइनिंग मेट, उस एरिया को उस एरिया में काम शुरू होने से कितना घंटे पहले माइनिंग मेट को इंस्पेक्शन कर लेने का प्रोविज़न है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में। तो ऑप्शंस क्या क्या है? 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर्स, 15 मिनट्स, 90 मिनट्स। कितने घंटे पहले अपना एरिया को वो इंस्पेक्शन कर लेता है माइनिंग मेट, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसके लिए। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट या 90 मिनट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी में है, 2 आवर्स, 2 घंटे पहले। ठीक है, ये भी मेटलफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर 2 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन इज मोर सीरियस? यानी कि इनमें जो ऑप्शंस दिया गया है, इनमें से सबसे ज़्यादा सीरियस कौन सा है? क्या क्या ऑप्शन है? हीट स्ट्रोक, हीट एक्सर्शन, हीट क्रैम्प्स, हीट बर्न, हीट रैश। इनमें से सीरियस कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये डीजीएमएस सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ हद तक आप इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा फास्टेड है, फास्टेड रिलेटेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसी रिलेटेड डीजीएमएस सर्कुलर भी इशू हुआ है। ठीक है, अभी 2023 में भी हुआ है, पहले भी हो चुका है। तो डीजीएमएस सर्कुलर जो लोग कवर कर चुके होंगे अपने तैयारी में, वो लोग इसका ज़रूर आंसर दे पाएंगे। तो एक एक करके डिस्कस पहले कर लेते हैं कि ये सब चीज़ है क्या, फिर बाद में मालूम पड़ जाएगा कि सबसे सीरियस कौन है इनमें से। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है? जैसे आप लोग जानते हैं और डीजीएमएस का सर्कुलर भी अगर पढ़े होंगे, तो हीट स्ट्रोक में हमारा बॉडी का जो स्वेटिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। स्वेटिंग मतलब पसीना निकलना, यानी कि शरीर से और पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए वो बॉडी को कूल रखने में सक्षम ही नहीं हो पाता। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कितना तक बढ़ जाता है? लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया
एग्जर्शन। हीट एग्जर्शन मतलब हमारा बॉडी से एक लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। फ्लूइड लॉस अगर बॉडी में हो जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देने लगता है, जैसे हेडेक हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम हो गया, इस टाइप का सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी से लार्ज अमाउंट फ्लूइड का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हीट क्रैम्प। हीट क्रैम्प मतलब जो बॉडी में जो सॉल्ट कंटेंट रहता है, जितना बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें सॉल्ट कंटेंट रहता है ना, उसका क्वांटिटी अगर लो हो जाएगा तो फिर मसल पेन वगैरह शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड देना पड़ता है। जैसे आता है ना, ग्लूकोज पानी देना पड़ता है या फिर ORS पाउडर देना पड़ता है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट का लिक्विड भी अवेलेबल है मार्केट में, ये सब पीने का इसके लिए ज़रूरत है हीट क्रैम्प से बचने के लिए। क्योंकि हीट क्रैम्प से क्या होता है कि जो बॉडी में सॉल्ट क्वांटिटी है फ्लूइड में, वो सॉल्ट क्वांटिटी लो हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हीट बर्न। हीट बर्न मतलब सिंपली जैसे मान लीजिए कोई हॉट सरफेस या फिर हॉट स्टीम, हॉट लिक्विड का कांटेक्ट में आएगा बॉडी, तो उसको बोलते हैं हीट बर्न। नेक्स्ट हो गया हीट रैश। हीट रैश मतलब अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हुआ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो गया बॉडी से। क्यों ऐसे स्वेटिंग होता है, अगर हॉट ह्यूमिड वेदर के वजह से अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हुआ बॉडी में तो स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम होता है। स्किन इरिटेशन जैसे खुजली टाइप का होगा। खुजली मतलब हमारा जैसे स्किन प्रॉब्लम वाला खुजली नहीं, वो एक्सेसिव स्वेटिंग के वजह से जो स्किन इरिटेशन होता है उसको बोलते हैं हीट रैश। तो पांचों चीज़ हम लोग पता कर लिए है क्या। पहले में क्या बोला, हीट स्ट्रोक मतलब जिसमें से बॉडी का जो स्वेटिंग मैकेनिज्म यानी कि पसीना निकलना, वो मैकेनिज्म बंद हो जाता है। उसके वजह से अगर पसीना बॉडी से निकलेगा ही नहीं तो बॉडी कूल नहीं हो पाएगा, तो बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है कितना डिग्री तक, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। नेक्स्ट हो गया हीट एग्जर्शन। हीट एग्जर्शन से बॉडी से फ्लूइड का क्वांटिटी कम हो जाता है, तो हेडेक वगैरह उसमें दिखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया हीट क्रैम्प, जिसके वजह से जो सॉल्ट क्वांटिटी लो हो जाना। हीट बर्न मतलब कोई हॉट सरफेस, हॉट स्टीम, हॉट लिक्विड, इस टाइप का चीज़ों का कंटैक्ट में अगर बॉडी आएगा तो उसको बोलते हैं हीट बर्न। और हीट रैश मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग के वजह से जो स्किन इरिटेशन होता है, ये क्यों होता है, हॉट ह्यूमिड वेदर के वजह से। तो ये जो पांचों चीज़ अभी हम लोग डिस्कस किए, इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, हीट स्ट्रोक। बॉडी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर चला जाएगा तो आदमी का हालत कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हम लोग का बहुत तबीयत ख़राब हो जाता है तो 102 टेम्परेचर ऐसा होता है, अगर 106 तक चला जाएगा तो आदमी का कंडीशन, बॉडी का कंडीशन आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो ये सबसे खतरनाक है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इज मोर सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। सिडेरोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ डैश डस्ट। सिडेरोसिस जो होता है, जो एक डिजीज है, वो कौन सा डस्ट का इनहेलेशन के वजह से होता है, यूरेनियम, एस्बेस्टस, आयरन और मैंगनीज, कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर का डस्ट को अगर हम इनहेलेशन के माध्यम से अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो सिडेरोसिस डिजीज होगा। तो सही आंसर कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में। बाकी सब चीज़ का अगर हम इनहेल करते हैं तो उसके लिए क्या डिजीज होता है डिस्कस कर लेते हैं। यूरेनियम, यूरेनियम का डस्ट पार्टिकल अगर इनहेलेशन के माध्यम से बॉडी के अंदर जाएगा तो लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो यूरेनियम के वजह से लंग कैंसर होता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का डस्ट अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो एस्बेस्टोसिस होता है। और आयरन ओर के वजह से सिडेरोसिस, अभी डिस्कस किया हम लोग। मैंगनीज, मैंगनीज का अगर पार्टिकल बॉडी के अंदर इनहेलेशन के द्वारा जाएगा तो मैंगनीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप, यानी कि मैंगनीज पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह अगर कॉपर का डस्ट अगर इनहेलेशन के द्वारा बॉडी के अंदर जाएगा तो कौन सा, उसको भी बोलते हैं कॉपर पॉइजन भी बोलते हैं, ठीक है।
ऊपर उसको, उसका जो प्रॉपर मेडिकल टर्म है उसको बोलते हैं कॉपरिडस, यानी कि एक डिजीज है जिसका कारण क्या है, कॉपर डस्ट अगर बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसी तरह इसी क्वेश्चन जो ये सवाल जो पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि सिडेरोसिस इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ आयरन और डस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर DGMS टेक्निकल सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2012 PME ऑफ माइन एम्प्लॉइज अबव 60 ईयर्स शैल बी कैरिड आउट एट लीस्ट। ऑप्शन क्या क्या है, वंस इन ए ईयर, वंस इन 6 मंथ्स, वंस इन एवरी 3 ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर्स, वंस इन एवरी 3 मंथ्स। यानी कि टेक्निकल सर्कुलर नंबर 2012 जो DGMS के द्वारा इशू किया गया है उसमें जो लिखा गया है कि अगर माइन एम्प्लॉयज़ का उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में उस एम्प्लॉय का पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार कम से कम होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ये कम से कम साल में एक बार, यानी कि वंस इन ए ईयर। तो ये कहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन ए में। ये जो सही आंसर है वंस इन ए ईयर, ऑप्शन ए में लिखा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टेज लिमिट ऑफ जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइन इज डैश। यानी कि एक ओपन कास्ट माइंस में लाइटिंग पर्पज के लिए वोल्टेज लिमिट क्या है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लोग यूज कर सकते हैं। 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 125 वोल्ट, 1110 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वोल्टेज रिलेटेड काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं माइंस में, कितना वोल्टेज हम लोग यूज कर सकते हैं एक ओपन कास्ट माइंस में। ये जो क्वेश्चन है कि पर्टिकुलरली लाइटिंग पर्पज के लिए कितना वोल्टेज हम लोग यूज कर सकते हैं, इस टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। तो जनरल लाइटिंग पर्पज के लिए एक ओपन कास्ट माइंस में वोल्टेज लिमिट है कितना, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट मैक्सिमम हम लोग जनरल लाइटिंग पर्पज के लिए एक ओपन कास्ट माइंस में यूज कर सकते हैं। तो 250 वोल्ट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी कि वोल्टेज लिमिट फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइन इज 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डस्ट एक्सट्रैक्टर्स आर यूज्ड इन डैश। डस्ट एक्सट्रैक्टर्स आर यूज्ड इन, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर बताता हूँ। रिक्लामेशन ऑफ माइन, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिलिंग, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ओनली, ड्रिलिंग, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, नॉन ऑफ दीज। यानी कि डस्ट एक्सट्रैक्टर कहाँ यूज होता है माइंस में, डस्ट एक्सट्रैक्टर रिक्लामेशन में यूज होता है क्या, रिक्लामेशन ऑफ माइन में नो, ये गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रिलिंग, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट। ड्रिलिंग में तो यूज होता है, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में यूज होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में डस्ट एक्सट्रैक्टर यूज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसी तरह ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन ओनली, ट्रांसपोर्टेशन में तो होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी आ रहा है ड्रिलिंग, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, ये सही है क्योंकि ड्रिलिंग में यूज होता है डस्ट एक्सट्रैक्टर और मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में भी यूज होता है डस्ट एक्सट्रैक्टर, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो डस्ट एक्सट्रैक्टर कहाँ यूज होता है माइंस में, ड्रिलिंग में यूज होता है, मटेरियल हैंडलिंग प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो पर्सन शाल एंटर एनी ओपन कास्ट वर्किंग अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द डैश। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो पर्सन शाल एंटर एनी ओपन कास्ट वर्किंग अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द डैश। जब तक किसके द्वारा परमिशन नहीं मिल जाता है तो एक ओपन कास्ट वर्किंग में कोई आदमी घुस नहीं सकता है। ऑप्शन क्या क्या है, ओनर और एजेंट, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, DGMS मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या है,
एक ओपन कास्ट माइंस में एंट्री करने के लिए परमिशन देने का जिम्मेदारी को किसका है, यानी कि किसका परमिशन से एक आदमी ओपन कास्ट माइंस में घुस सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि मैनेजर। माइंस का जो मैनेजर है उन्हीं का परमिशन बिना कोई आदमी एक ओपन कास्ट माइंस के अंदर घुस नहीं सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है माइंस मैनेजर, ऑप्शन ई में जो लिखा गया है मैनेजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फास्टेड सर्टिफिकेट इशूड बाय डैश इज वैलिड, यानी कि जो फास्टेड सर्टिफिकेट का बात हम लोग करते हैं, सीनियर, वाउचर, मेडालियन, ये फास्टेड सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू होगा तब जाके उसको वैलिड माना जाएगा। स्टेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड, DGMS, सर्टिफाइंग सर्जन, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जैसे फास्टेड सर्टिफिकेट के लिए कभी कभी क्या है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एजेंसी भी आते हैं, फास्टेड ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सब सर्टिफिकेट का DGMS को में कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको DGMS मानता ही नहीं है। तो DGMS के लिए किस फास्टेड सर्टिफिकेट सिर्फ वैलिड है, या फिर कौन इशू किया होगा तब जाके एक फास्टेड सर्टिफिकेट को DGMS मानता है? इसका सही आंसर है सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, यानी कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, दो ऑप्शन ई में है, वो उसके द्वारा इशू किया गया फास्टेड सर्टिफिकेट को ही DGMS वैलिड मानता है। इसके अलावा और किसी टाइप का फास्टेड सर्टिफिकेट DGMS में कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट, यानी कि इशू किया गया सर्टिफिकेट ही वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following plans are not required to be prepared for an open cast mines? ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा प्लान, ठीक है, एक ओपन कास्ट माइंस में ज़रूरत नहीं है बनाना। ऑप्शंस क्या क्या है? जियोलॉजिकल प्लान, सरफेस प्लान, वाटर डेंजर प्लान, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ऑल ऑफ दीज। अगर आप ऑल ऑफ दीज आंसर देते हैं तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि इनमें से कोई भी प्लान जरूरी नहीं है ओपन कास्ट माइंस में, लेकिन ये गलत है। जियोलॉजिकल प्लान ओपन कास्ट माइंस में बनता है, सरफेस प्लान ओपन कास्ट माइंस में बनता है, वाटर डेंजर प्लान ओपन कास्ट माइंस में बनता है, लेकिन जो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है ये ओपन कास्ट माइंस में नहीं बनता है, ये अंडरग्राउंड माइंस में बनता है। मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होता क्या है? मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस में जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन एम्प्लॉई वहाँ पे उनका ड्यूटी लगाया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में फिर कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब चीज़ का एक प्लान हर महीने उसी महीना का पहले हफ्ते में ही बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्लान को बोलते हैं मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, जो कि सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए है, ओपन कास्ट माइंस के लिए वो लागू नहीं होता है, या फिर ओपन कास्ट माइंस में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को नहीं बनाया जाता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें लिखा गया है मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज का वीडियो का। इसी तरह वीडियो आगे अपलोड होता रहेगा, इसीलिए